क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है वो जो है आपका सितंबर में या हो सकता है कि अगस्त में ही पेपर हो, क्योंकि चुनाव है बिहार में। तो 71 बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोग जो है प्रोसेस शुरू कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन कराएंगे हर सब्जेक्ट का। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1। इसमें हम लोग बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के हम सारे क्वेश्चन को पहले कर लेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, हमें किन सेक्टर में ज़्यादा काम करने की जरूरत है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आया है कब, 2020 में आया था, 66 बीपीएससी में आया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ है? तो मानव जीवाश्म जो सबसे पहली बार प्राप्त हुआ था वो किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? आपका पाषाण काल में। तो ये आपका है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी में जो है मानव जो है प्रथम मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? तो यह आपका हो जाएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में 6000 ईसा पूर्व में पहली बार जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और वहां गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर इस ऑप्शन में मेहरगढ़ ना दिया जाए और वहां पे दे दिया जाए आपका लहुरा देव, और लहुरा देव कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। तो पहली बार यहीं पर 9000 ईसा पूर्व में जो है पहली बार जो है चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। अगर ऑप्शन में लहुरा देव भी हो और मेहरगढ़ हो तो इसका आंसर लहुरा देव होगा। ये बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि पहला प्राचीनतम साक्ष्य भारत का यही है। लेकिन चूंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है तो मेहरगढ़ अगर ऑप्शन में होता है और ये भी ऑप्शन में लहुरा देव भी होगा तो ऑप्शन क्या माना जाएगा? लहुरा देव को माना जाएगा। लेकिन मेहरगढ़ यहाँ ऑप्शन में है तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और मेहरगढ़ में पहली बार गेहूं की खेती की शुरुआत हुई थी और साथ में आपका जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। जबकि लहुरा देव में चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि गेहूं और जौ खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी तो आंसर इसका मेहरगढ़ ही होगा। लेकिन अगर चावल पूछा जाएगा तो आपका कौन सा होगा? लहुरा देव होगा। और केवल कृषि अगर पूछ लिया जाएगा तब भी लहुरा देव होगा। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बीपीएससी में गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को। तो ताम्रपाषाण युग उसे कहते हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था, जिसमें तांबे का भी यूज किया गया था, प्लस पत्थर का भी यूज किया गया था, पाषाण का भी यूज किया गया था। तो तांबा और पत्थर दोनों का यूज जिस काल में हुआ उसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो ये आपका जो है बनास नदी आपका राजस्थान में है, मालवा में, और जो है आपका जौरवे जो संस्कृति है वहीं पर जो है ये ताम्रपाषाण जो सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो ये ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं? चारकोलिथिक युग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है किससे? तो सिंधु सभ्यता आंध्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और आंध्र ऐतिहासिक उसे कहा जाता है जिस काल में दो साक्ष्य हो, इतिहास जानने के दो साक्ष्य मौजूद हो। वैसे इतिहास जानने के 3 साक्ष्य होते हैं। जो पहला साक्ष्य होता है वो आपका होता है पुरातत्व होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका साहित्य होता है। और तीसरा होता है आपका विदेशी विवरण। जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए हैं, चाहे चीनी हो, चाहे वो आपका अरबी हो, ठीक है, चाहे यूनानी हो, तो ये 3 साक्ष्य होते हैं जिनसे किसी भी जो है काल का इतिहास को पता चलता है। लेकिन याद रखिए, सिंधु सभ्यता में विदेशी साक्ष्य की जानकारी नहीं मिलती है और इस काल में पुरातत्व की जानकारी मिलती है। तो सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास पुरातत्व पर निर्भर है। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी इसमें मौजूद है, लेकिन अभी तक इस साहित्य को पढ़ा नहीं गया है। लेकिन साहित्य मौजूद है, लिखावट भी मौजूद है। तो जिस काल में पुरातत्व इतिहास जानने के 2 साधन मौजूद होते हैं लेकिन निर्भरता किसी एक पर होती है, उसे हम आंध्र ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो आंध्र ऐतिहासिक युग का उदाहरण 2 है, एक आपका सिंधु सभ्यता है और दूसरा आपका है वैदिक काल। तो वैदिक काल और आपका सिंधु सभ्यता दोनों आंध्र ऐतिहासिक युग के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, जो आपका कब? तो 1994 में पूछा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो है किसका हुआ है? तो मिट्टी का जो रंग यूज हुआ है वो आपका केवल लाल हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये कब आया था? तो याद रखना ये 1995 40 जो है बीपीएससी जब हुआ था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान पाए गए हैं? तो जुते हुए खेत के निशान कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा और ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया? 2020 में आया है, 66 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, तो इसमें कौन सा गुजरात में है? तो आपका लोथल, ये गुजरात में है। तो याद रखना, एक ये बंदरगाह नगर भी था आपका। ये नदी यहाँ पर है, भोगवा नदी है, और यहीं पर जो है ये अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। भोगवा नदी पर एक बंदरगाह भी था। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। डाबरकोट आपका ये बलूचिस्तान में, और राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो आपका ये हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह इसमें कौन था? लोथल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो आपका लोथल है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता देखा जाए तो यहाँ पर पक्की ईंट से बनी हुई इमारत थी और कला और वास्तुकला का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले भी आए हुए हैं कई बार। तो 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो याद रखना, इसके महत्व को जॉन मार्शल नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो बाद में जो है इसी खुदाई हुई, लेकिन जॉन मार्शल इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो याद रखना, आर डी बनर्जी भी इससे संबंधित है, एम एस वत्स भी इसकी खुदाई से संबंधित है, बाद में उन्होंने किया था, और के एन दीक्षित भी इससे संबंधित है। लेकिन स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल के बारे में जानकारी थी, हाथी के बारे में भी जानकारी थी, और घोड़ा के बारे में जानकारी थी, क्योंकि घोड़ा के हड्डी के साच सुरकोटदा से गुजरात से पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं मिली है? तो शेर की जानकारी नहीं मिली है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है आपका, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो देखना, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण बताया गया वो वर्षा का न होना बताया गया था। तो कितना दिन तक वर्षा नहीं हुई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 900 वर्ष यहाँ वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई है। ये अनुमान किसने लगाया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने लगाया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इराक की, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था। तो दोनों समकालीन थी, लेकिन दोनों समकालीन होते हुए भी सब मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। तो आपका नौवां मंडल याद रखिएगा, ये सोम को समर्पित है। सोम एक रस होता था और जो है ये देवताओं का पेय पदार्थ होता था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अब क्वेश्चन वही था लेकिन घुमा के यहाँ पूछ दिया गया है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सोम और इस पेय का जो है नामकृत देवता, तो सोम रस से ही संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय उपमहाद्वीप पे लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग कब हुआ था जो है भारतीय उपमहाद्वीप में? तो 1000 BC में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1000 BC उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है और उत्तर प्रदेश में अतिरंजी खेड़ा के पास पहली बार लोहे की जो है खोज की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप पे 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। 1000 BC में जो है हमारे यहाँ लोहे की खोज की गई थी। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में पहली बार वहीं पर पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख किया गया था। तो 4 वैदिक देवता का नाम उल्लेख कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, नासत और मित्र। ठीक है, और याद रखना ये अभिलेख कहाँ से पाया गया? तो याद रखना बोगाज कोई अभिलेख तुर्की में है। और याद रखना यहाँ पे याद रखना बोगाज कोई एक प्राचीन जो है मितानी राज्य की राजधानी थी। इस लेख में हिती नरेश तथा मितानी नरेश के मध्य हुई संधि का उल्लेख किया गया है, और जब संधि हो रही थी तो इन्हीं 4 देवताओं को जो है साक्षी माना गया है। ठीक है, और ये 1400 BC का अभिलेख है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये जानकारी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आया है। ये यूपी PCS में आया है कई बार, और 1996 में यही सेम क्वेश्चन आया था यूपी में, और 1994 में क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा गया था सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुषी नदी पर लड़ा गया था, जिसे हम रावी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है क्या हुई थी? तो जो है उद्गीत हुई थी। पहली बार अछूत जो है यह अवधारणा कहाँ आई थी, कब आई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये आपका धर्मशास्त्र के समय में आया था। धर्मशास्त्रों का जब युग आया था तो पहली बार जो है छुआछूत की अवधारणा समाज में व्याप्त हुई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? याद रखना कि BPSC में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैन धर्म से। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, कुशीनगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो याद रखना बुद्ध ने जब अपना पहला ज्ञान दिया था तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं बौद्ध धर्म में। ये कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को ऋषि पत्तनम और मृगदाव भी कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मृगदाव भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कहाँ पहला उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली जब बौद्ध संगीति हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो याद रखना राजगृह जो आपका राजगृह में हुई थी। याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अजातशत्रु के समय में हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? क्वेश्चन वही था, रिपीट कर किया गया लेकिन थोड़ा घुमा दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनिष्क हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बुद्ध के जीवन की
4 महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है यहाँ पर दिया गया है, उनको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो सबको पता है आपका कहाँ पर, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। प्रथम प्रवचन उपदेश कहाँ हुआ था, सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था, महानिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार आ चुका है, जो है आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो याद रखेगा, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां पर क्या हुआ था, तो यहां पर याद रखना गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने जो है वंश की किस पीढ़ी का है, तो याद रखना ये 5वीं पीढ़ी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये लगातार नष्ट होता रहा है, उसकी जगह पे नए नए पेड़ उगते रहे हैं, तो 5वीं पीढ़ी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक याद रखना बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, एक अभिधम पिटक, एक आपका जो है विनय पिटक, एक आपका है जो है आपका सुत्त पिटक है। तो 3 पिटक को मिला करके क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहां पर है। ठीक है, तो कहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, अर्थात यह हुआ कि बुद्ध को एक देवता किस राजा के समय मिला, तो कनिष्क के समय में मिला। क्यों, क्योंकि चौथी जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। तो याद रखना जो महायान वाले लोग थे, जो इस विचार को मानते थे, वो बुद्ध को पहली बार उन्होंने देवता के रूप में जो है इनको स्वीकार किया, जबकि जो हीनयानी थे वो इनको महापुरुष मानते थे, लेकिन महायानी इनको देवता के रूप माने। और कनिष्क के समय में ही जो है मथुरा कला शैली का विकास हुआ था और गंधार कला शैली का विकास हुआ था। तो पहली बार बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनाई गई थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन ये होता कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा पहली बार किस शैली में बनाई गई, तो इसका आंसर मथुरा हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो 2 शैली में प्राप्त हुई है, मथुरा कला शैली में भी और गंधार कला शैली में। दोनों कनिष्क के समय में हुई थी, कुषाण काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। ठीक है, तो दोनों शैलियों में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, अर्थात इसमें गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बोधिसत्व जो है पदमपरी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है। तो बोधिसत्व जो याद रखना ये भविष्य के बुद्ध हैं, उनका जो अवतार होगा भविष्य के, उसका नाम बोधिसत्व पदमपरी रखा गया है। और ये पेंटिंग कहाँ प्राप्त हुई है, तो ये अजंता से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। और आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये पेंटिंग उन्हीं की है, जो बोधिसत्व पदमपरी की मूर्ति है, ये पेंटिंग है, ये आज भी बहुत फेमस है अजंता में। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। ठीक है, तो याद रखना वल्लभी भी था, नालंदा भी था और विक्रमशिला भी था, लेकिन नागपुर नहीं था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है, तो गुप्त काल। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का यही मतलब होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और हमें कैसे उसको हमें तैयार करना है। आगे है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखना यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक ही तरह का होता है, लेकिन कई तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कथन और कारण का। कथन कारण में हमेशा याद रखिएगा, जब कथन हम पढ़ते हैं तो क्योंकि लगा करके हम कारण को निकालते हैं। ठीक है, तो लिखा है आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था, क्योंकि महाबिहार को राजकीय प्रश्रय मिलना
बंद हो गया था। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो ए हो जाएगा। तो याद रखना राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया था और यही कारण था कि बख्तियार खिलजी ने उस पर आक्रमण किया और कोई भी राजा उसको सुरक्षा भी नहीं दे पाया और बाद में वहां पर जो है आय प्राप्त नहीं होने लगी, इसीलिए जो है ये पतन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान जो है संस्थान के लिए है नव नालंदा महाविहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण। तो अहिंसा जो है समान है, बिल्कुल सही। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी बिल्कुल दोनों में समान है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी समान है, लेकिन आत्मदमन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों में ये समानता नहीं है, ठीक है, जबकि यह क्या है असमानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय कला में स्तूप जो है आपका स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। याद रखना स्तूप जो है ये मैदानों में बनाए जाते थे जो अंडाकार होते थे, ऐसे आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। चैत्य जो है पहाड़ों को काट के गुफाओं बनाए जाते थे, ये भी आप चित्र देख सकते हैं। और बिहार जो है जहाँ पे भिक्षु निवास करते थे उसको बनाया जाता था। तो याद रखना तीनों किससे संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म याद रखना कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है 97 में, 2005 में, 2011 3 बार पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? याद रखना जो है महावीर स्वामी का जो है मोक्ष मतलब उनको कहाँ प्राप्त हुआ था, कहाँ उनकी डेथ हुई थी? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर जो है जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा इसका आंसर तो हो जाएगा आपका जैन धर्म से, लेकिन त्रिरत्न याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में है। लेकिन जो याद रखना बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें बुद्ध धर्म और संघ है, लेकिन जो जैन धर्म का त्रिरत्न है उसमें सटीक ज्ञान को याद रखिएगा जो है सम्यक ज्ञान कहते हैं। सच्ची आस्था जो है इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं और सटीक क्रिया इसे हम लोग सम्यक आचरण कहते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार जो आया है और ये क्वेश्चन कई हमारे स्टूडेंटों ने गलत किया था। स्टूडेंट बाद में उन्होंने बताया कि सर हमसे गलत हो गया, त्रिरत्न के मामले में हम बौद्ध धर्म में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है और इसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कई बार आया है और आसान भी है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं भी होने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक मतलब ये हो गया जो सबसे पहली बार आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत महत्वपूर्ण 14 पूर्व याद रखना, 12 अंग, ये सब बौद्ध धर्म के जो है जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो इनके दामाद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौसाल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण था। इन्हीं के भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण अशोक ने और दशरथ ने कराया भी था, ठीक है। तो याद रखना पहला है आपका मक्खली गौसाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये लोग भाग्य पे विश्वास ज्यादा करते थे और जो है ये लोग कहते थे कि जो है शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये इसमें गलत हो जाएगा, ये इनका विचार नहीं है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ए, बी और डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके जो है आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था। और बराबर की जो है गुफाएं कहाँ पर हैं? ये बिहार में है। और याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय में याद रखना इसमें भगवान विष्णु और जो है कृष्ण की पूजा होती थी। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो याद रखना गुप्त काल। गुप्त काल का जो राष्ट्रीय जो राजकीय धर्म भी कौन था? तो भागवत धर्म था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नाथ पंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में बनाया था। जो आपका गोरखपुर का क्षेत्र है, जो कहाँ का? काठमांडू का क्षेत्र है। ये सब जो है इन्हीं लोगों का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो है ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र बसाया था किसने? उदयन ने। गंगा और याद रखना गंगा और जो है सोन नदी के संगम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को याद रखिएगा, इसमें जो है तक्षशिला ये भी गलत हो जाएगा, चोल ये भी गलत हो जाएगा, अनंत ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा जो है के दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। तो इसका आंसर यहाँ मगध अगर होता तो ऑप्शन ये होता। तो इसका आंसर यहाँ पर याद रखना मगध होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध महाजनपद का उदय हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का पहला गणराज्य गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा मतलब ये स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो लिच्छवियों का गणराज्य था वैशाली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का रिपीटेड है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो याद रखना ये आपका वैशाली में थी लिच्छवियों द्वारा। तो वो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ पर है? तो याद रखना बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी इस चारों ऑप्शन में आपका गिरिब्रज राजगृह थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिपीटेड है, लिखा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रही है, वैशाली भी रही है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है तो राजगृह अर्थात गिरिब्रज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ऐसे शब्दों पे हमें यहाँ पर जरूर फोकस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन वही है लेकिन जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्रथम राजधानी इसमें पाटलिपुत्र नहीं थी, राजगृह थी, वैशाली भी नहीं थी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी पहली राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, क्योंकि पूछा गया है प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है। तो हमें शब्दों पर यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्रारंभिक वैदिक का देखा जाए उस समय की बात हो रही है तो राजगृह ही होगा। तो क्वेश्चन एक ही है, कई तरह से रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है। अब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन आया था, एक दूसरे की हत्या किए थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो याद रखना बिंबिसार, ये जो है बिंबिसार का जो है क्या था? पुत्र था। तो याद रखना ये हर्यक वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और याद रखना इसने अपने पिता बिंबिसार की इसने हत्या भी की थी। नेक्स्ट आपका है, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार में
जो है किस वंश ने शासन किया था? तो याद रखना शिशुनाग वंश के बाद शासन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंद वंश। तो पहले इसमें आया था हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आया कौन सा? शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद आया नंद वंश, और नंदों के बाद आपका मौर्य वंश, मौर्यों के बाद आपका शुंग वंश। ऐसे क्रम चलता गया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था। तो याद रखना जितने भी वंश हुए हैं प्राचीन काल में सबका क्रम भी हमें याद रखना होगा। कोई भी क्रम पूछा जा सकता है और उसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमसे आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक कौन था? तो याद रखना उनका चिकित्सक जीवक था। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आपका वो घननंद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसी से डर के जो है इसने जो है सिकंदर ने जो है आक्रमण नहीं किया था मगध पर, क्योंकि कहा जाता था कि इसकी सेना सबसे विशाल सेना थी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बहुत आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यूनानी जो इतिहासकार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। तो उसकी पहचान पहली बार किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ये आधुनिक काल में जब आए थे तो इन्होंने विलियम जोन्स ने यह बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन की कला के सिद्धांत और अभ्यास अर्थात प्रशासन पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, राजनीतिक नीतियों पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो उस महल को राजप्रसाद कहा जाता था, जो लकड़ी का बना था और आग लगने से वो नष्ट हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो याद रखना दक्कन मतलब दक्षिण भारत तक विजय किसने किया था? तो दक्षिण भारत तक विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, क्योंकि दक्षिण भारत में ही जो है जाकर के श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उसने जो है संलेखना पद्धति के तहत मतलब एक तरह से जो है उसने आत्महत्या की थी, जो है जैन धर्म अपना लिया था। तो याद रखना अगर वो क्षेत्र उसके राज्य में ना होता तो वहां जाता क्यों? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो सुसीन याद रखना ये आपका बिंदुसार और अशोक का भाई था, संबंधित है क्योंकि उसी वंश से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में क्या कराया था? तो एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है। अब विष्णुगुप्त भी जो है आपका ये भी संबंधित है। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। सांची का संबंध अशोक से है। ठीक है, ना कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि सांची में जो है स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो याद रखना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन याद रखना एक शक राजा था, उसने जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि याद रखना जो है पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात के जो है कहाँ पर? तो जूनागढ़ में जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगर ये यहाँ पर निर्माण कराया इसका मतलब इस क्षेत्र पर इसका राज्य था, शासन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और तिथि अनुसार लिखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो याद रखना अशोक के साम्राज्य में याद रखना कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये आपका
अफगानिस्तान का क्षेत्र था, बिहार था और आपका कलिंग था। लेकिन श्रीलंका इसके अधिकार में नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में दूत जो है दूत के रूप में अपने जो है बेटे और बेटी को भेजा था, जो है संघमित्रा को और जो है किसको, महेंद्र को भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि अपने बेटा और बेटी को उन्होंने भेजा था, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ना कि साम्राज्य के लिए भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। तीसरी, इसी में अभिधम पिटक की रचना भी की गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक की जो अभिलेख है उसमें प्राकृत भाषा का यूज किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और अभी इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक के जो स्तंभ है उस पर लिपि कौन सी लिखी गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये जो है आपका, ये तीनों लिपि नहीं है, आपका ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो अशोक के स्तंभ जो है 4 लिपियों में लिखे गए हैं। कौन कौन से? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही है। नेक्स्ट आपका है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप ने ही पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिनी से बाईं ओर की कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो याद रखना ये खरोष्टी जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जो है जाना जाता है, किस नाम से उसने ज्यादा उपयोग किया है? तो प्रियदर्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वो अभिलेख कौन सा है? तो भाभू बैराट जो है स्तंभ है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान से प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? वैसे कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, लेकिन यह हाथी गुम्फा अभिलेख में, याद रखना, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। और यह बताया गया है वहां पे जो है एक नंद राजा नाम के राजा थे, खारवेल का यह अभिलेख है, उसी में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखना ये जो है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी में पहली बार भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? जो अशोक का धम्म शुरू किया था युद्ध के स्थान पर, तो उसका मूल संदेश क्या था? तो याद रखना राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बिल्कुल सही, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सब था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेगास्थनीज दूत किसका था? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सेलुकस निकेटर का था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? तो याद रखना मौर्य समाज को 7 वर्ग विभाजन किसने बताया है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में। ये 7 वर्ग थे, कौन कौन से थे? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। इनको जो है 7 भागों में बांटा है किसने? तो मेगास्थनीज। इसका विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा। क्वेश्चन वही है, रिपीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। याद रखना अगर पूछा जाता कि जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अर्थशास्त्र, अशोक का शिलालेख और इंडिका तीनों होता है, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी है, तो इसके लिए इंडिका है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इंडिका में यह बताया गया है कि 6 समितियां थीं और 6 समिति में 5-5 सदस्य थे, टोटल 30 सदस्यों की एक जो है 6 समितियां थीं जिनके द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता था। तो पूरी उस समिति का जो है किसका कौन कौन सा काम था, ये लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया, आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो कौन कौन समिति का क्या काम था ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेगास्थनीज की जो है पुस्तक का नाम क्या था? सबको पता है आपका इंडिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडिका का लेखक कौन था, तो आपका मेगास्थनीज। क्वेश्चन वही है, बार बार अलग तरीके से रिपीट किया गया है, ठीक है, इसलिए हमें रिपीटेड क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका है मौर्य काल में शिक्षा का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र कौन था, वो तक्षशिला था, क्योंकि नालंदा की स्थापना इस समय हुई ही नहीं थी। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा, तक्षशिला था, क्योंकि यहीं से जो है कौन आया था, तो यहीं से चाणक्य आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट इसमें बृहद्रथ थे, इन्हीं की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना, इस पहले पार्ट में मैंने 104 क्वेश्चन करा दिया है, ऐसे ही पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।